Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear student. I am your biology teacher Muhammad Ishtiyaq from Hadaf Group of College Peshawar. Dear student, जिस तरह हमने प्रीवियस लेक्चर में थर्मोरेगुलेशन डिस्कस किया था लेक्चर नंबर 12 में, आज का जो हमारा लेक्चर नंबर 13 है वो बायोलॉजी सेकेंड ईयर कोर्स चैप्टर नंबर 2 होम्योस्टेसिस का लास्ट टॉपिक होगा। और वो क्या है? रोल ऑफ हाइपोथैलेमस। के हाइपोथैलेमस का क्या रोल है टेम्परेचर को कंट्रोल करने में, और साथ साथ हम लास्ट में इस लेक्चर के एमसीक्यूज को भी हल करेंगे। तो हाइपोथैलेमस, जिस तरह आप लोगों को पता है कि हाइपोथैलेमस इज आल्सो नोन एज थर्मोस्टेट ऑफ ह्यूमन बॉडी, कि ये बॉडी टेम्परेचर कंट्रोल सेंटर है। तो इसका क्या रोल है, क्या करता है? तो ह्यूमन हैव वेल डेवलप्ड टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम। अल्लाह ताला ने इंसानों में एक जबरदस्त किस्म का सिस्टम डेवलप किया है जिसको हम कहते हैं टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम, जो कि ब्रेन में है, हाइपोथैलेमस बीनीथ द थैलेमस मौजूद है। इन्वॉल्विंग रिसेप्टर्स एंड इफेक्टर्स, जिसमें कौन कौन इन्वॉल्व है? जाहिर बात है, अगर कोई कंट्रोल सेंटर है, इंटीग्रेटर है, तो उसके साथ इन्वॉल्व होंगे रिसेप्टर जो स्टिमुलस को रिसीव करेंगे और हाइपोथैलेमस या ब्रेन को मैसेज पहुंचाएंगे। और जब मैसेज पहुंचेगा तो उस चेंज को नॉर्मलाइज करने के लिए इफेक्टर को मैसेज भेजा जाएगा, जो क्या करेगा? उस चेंज को नॉर्मल करेगा। हाइपोथैलेमस मॉनिटर द टेम्परेचर बाय ब्लड फ्लो। किस तरह हाइपोथैलेमस को पता चलता है, मॉनिटर करता है टेम्परेचर को? ब्लड फ्लो के थ्रू। किसके थ्रू? जब ब्लड सर्कुलेट होती है तब हाइपोथैलेमस को भी मॉनिटरिंग मिल जाती है कि टेम्परेचर क्या है, नॉर्मल है, अबाव है, बिलो है। तो थर्मो रिसेप्टर्स हमारे पास क्या है? स्किन हैज हॉट एंड कोल्ड रिसेप्टर्स। हमारी जो बॉडी स्किन है, ये इसमें क्या मौजूद होते हैं? हॉट रिसेप्टर्स भी मौजूद है जो गर्म या गर्मी को क्या करते हैं? फील करते हैं। और कोल्ड रिसेप्टर भी मौजूद है जो सर्दी को फील करते हैं। जिस तरह हम सर्दियों में किसी के साथ हाथ मिलाते हैं, तो अगर वो बाहर से आया हो तो हम कहते हैं आपका हाथ तो बहुत ठंडा है। वो ठंडा क्यों है उसका हाथ? या आपके हाथ के स्किन में क्या होते हैं? कोल्ड रिसेप्टर होते हैं। वो फौरन मैसेज भेज देते हैं ब्रेन को और आप महसूस कर लेते हैं कि इसका हाथ बहुत ठंडा है। इज इट क्लियर? तो हमारे पास मैकेनिज्म क्या है? स्टिमुलस आ जाता है और स्टिमुलस नर्व इंपल्स के जरिए, सेंसरी न्यूरॉन्स के जरिए हाइपोथैलेमस को पहुंच जाता है। और हाइपोथैलेमस हमारे पास क्या है? कंट्रोल सेंटर है, थर्मोस्टेट ऑफ बॉडी है, इंटीग्रेटर है। तो हाइपोथैलेमस मोटर न्यूरॉन्स के जरिए इसको, ये क्या है? स्किन इफेक्टर है, और इसको मैसेज भेजेगा। फिर क्या होगा? बॉडी टेम्परेचर क्या हो जाएगा? मेंटेन हो जाएगा। तो ये हाइपोथैलेमस और स्किन बोथ एक साथ होके क्या करता है? बैलेंस करते हैं बॉडी टेम्परेचर को, या बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं। अब टेम्परेचर राइजेस अबाउट सेट पॉइंट इन हाइपोथैलेमस। अगर टेम्परेचर राइज हो जाए अबाउट सेट पॉइंट, फॉर एग्जांपल मैंने आपको पहले भी बताया था कि 37 हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है। अगर उससे राइज हो जाए, सेट पॉइंट से अबाव हो जाए, फिर हाइपोथैलेमस ने कौन कौन से एक्शन करने हैं? सबसे पहले वासोडाइलेशन। क्या? वासोडाइलेशन, इंक्रीज ब्लड फ्लो टू स्किन। क्यों? क्योंकि जब टेम्परेचर अबाव नॉर्मल चला जाता है, क्या चला जाता है? अबाव नॉर्मल चला जाता है, मतलब क्या? तो बॉडी क्या करेगी? हाइपोथैलेमस इसको डिटेक्ट करेगी, तो क्या करेगी? बॉडी को कूल डाउन की तरफ लेके आएगी, ताकि बॉडी का टेम्परेचर जो 37 से अबाव हो चुका है वो वापस आ जाए 37 पे। तो क्या करेगा? ब्लड फ्लो टू स्किन क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। जब इंक्रीज करेगा तो स्वेट ग्लैंड्स एक्टिवेशन होगी। स्वेट, हमारे स्किन में स्वेट ग्लैंड है, उसको भी एक्टिवेट करेगा।
परस्पायरेशन स्टार्ट हो जाएगा, डिक्रीज मेटाबॉलिक एक्टिविटी, और हमारे बॉडी के अंदर जो मेटाबॉलिज्म होता है उसको क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। क्यों डिक्रीज करेगा? क्योंकि ऑलरेडी बॉडी का टेम्परेचर अबाव नॉर्मल है, और अगर मेटाबॉलिक रेट भी इंक्रीज हो तो क्या होगा, और हीट प्रोड्यूस होगा, जिसकी वजह से बॉडी और भी वार्म हो जाएगी, हॉट हो जाएगी, गर्म हो जाएगी। और जब मेटाबॉलिक रेट एक्टिविटी क्या होगी, कम होगी, तो इसका मतलब क्या होगा, थायरॉक्सिन हार्मोन भी कम रिलीज होगी, और साथ में एड्रेनलिन हार्मोन भी कम, क्योंकि वो तो इंक्रीज करता है मेटाबॉलिक एक्टिविटी को। तो इसके बाद हम जाएंगे कि टेम्परेचर जब नॉर्मल लेवल या सेट पॉइंट से बिलो आ जाए तो क्या होगा। उसके लिए हम जाते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। तो डियर स्टूडेंट, टेम्परेचर फॉल्स बिलो द सेट पॉइंट इन हाइपोथैलेमस। अगर 37 से नीचे आ जाए क्या टेम्परेचर, तब हाइपोथैलेमस क्या करेगा, कौन कौन से मैकेनिज्म को अप्लाई करेगा, क्या क्या प्रोसेस करेगा ताकि बॉडी का टेम्परेचर जो नॉर्मल से नीचे आया है वो 37 तक या सेट पॉइंट तक वापस पहुंच जाए। वेजो कंस्ट्रिक्शन, डिक्रीज ब्लड फ्लो टू स्किन। उसमें क्या होता था, वाजू डायलेशन होता था। इसमें ब्लड वेसल टुवर्ड्स द स्किन क्या होंगे, कंस्ट्रिक्ट हो जाएंगे, नेर हो जाएंगे, और ब्लड फ्लो वहां पे कम जाएगी। और साथ में जो विसरल ऑर्गन है, हार्ट है, एटसेट्रा एटसेट्रा, इसको ब्लड फ्लो ज्यादा जाएगी, और जो हमारे स्टोमिक सिस्टम है, डाइजेशन एटसेट्रा एटसेट्रा। इनहिबिट स्वेटिंग, परस्पायरेशन को रोक देगी, स्वेट ग्लैंड्स स्टॉप हो जाएंगे, वो परस्पायरेशन नहीं। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी आपका बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल से नीचे है, और अगर स्वेटिंग भी आपसे स्टार्ट हो जाए तो स्वेटिंग के रिजल्ट में तो कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो जाएगी, जिसकी वजह से मजीद भी नीचे आएगी। तो इस वजह से इसको क्या किया जाता है, इनहिबिट किया। इनहिबिट पैंटिंग, ये एक न्यू वर्ड है। पैंटिंग किसे कहते हैं, रैपिड ब्रीथिंग को। इसको आप अच्छी तरह समझ सकते हैं। अगर आपने गर्मियों में डॉग को देखा है, कुत्ते को, जब उसको गर्मी लग जाती है तो वो जबान बाहर निकाल लेता है और तेज तेज क्या करता है, सांस लेता है। दिस इज बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ पेंटिंग। या जिस तरह हमें गर्मी लग जाती है या बहुत तेजी से भाग जाते हैं कहीं पे, तो हमारे बॉडी से पसीना भी आता है और साथ में हम तेज तेज सांस लेते हैं, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन करते हैं, क्विक रैपिड ब्रीथिंग करते हैं। तो इसको भी इनहिबिट करता है, क्योंकि उसकी वजह से भी हीट क्या होती है, रिलीज होती है बॉडी से। तो हमने क्या करना है, हीट को बॉडी से रिलीज नहीं करना, बल्कि बॉडी में कंजर्व करना है, ताकि हमारा बॉडी टेम्परेचर जो 37 से नीचे आया है वो ऊपर चला जाए। नंबर 4, शिवरिंग स्टार्ट करेगा। बॉडी क्या करेगा, जो हमारे वॉलंटरी मसल्स है वो क्या हो जाएंगे, एक्टिवेट हो जाएंगे, और वो कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन मूवमेंट स्टार्ट करेगी, जिसकी वजह से बॉडी में क्या होगी, हीट प्रोड्यूस होगी, और साथ में रिलीज ऑफ थायरॉक्सिन एंड एड्रेनलिन। थायरॉक्सिन और एड्रेनलिन हार्मोन रिलीज होना शुरू हो जाएगा, जिसका काम क्या है, वो मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज करते हैं। और जब मेटाबॉलिज्म इंक्रीज होगा तो क्या होगा, बॉडी में हीट प्रोड्यूस होगा। जब बॉडी में हीट प्रोड्यूस होगा तो जो फॉर एग्जांपल 35, 33, 34 पे आया है, वो आराम आराम से नॉर्मल की तरफ 37 तक पहुंच जाएगा। तो ये हमारे पास क्या था, रूल ऑफ हाइपोथैलेमस, कि किस तरह हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है, मेंटेन करता है बॉडी टेम्परेचर को। किसको, बॉडी टेम्परेचर। तो दो तरीके हमने पढ़े। एक में हमने पढ़ा कि किस तरह जब टेम्परेचर हाई हो जाता है तो किस तरह वो नॉर्मल पे लेके आता है। दूसरे में हमने पढ़ा कि जब टेम्परेचर लो हो जाता है तो किस तरह वो हाई करता है। तो इसके लिए ये डिफरेंट मैकेनिज्म हाइपोथैलेमस यूज करता है टू मेंटेन अ कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। इस वजह से हाइपोथैलेमस को थर्मोस्टेट ऑफ द बॉडी कहते हैं। फीवर या पायरेक्सिया, फीवर या पायरेक्सिया इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है हमारे पास। फीवर या पायरेक्सिया क्या है, एन इंक्रीज इन कोर टेम्परेचर। सिंपल डिफिनेशन, जब ज्यादती आ जाए बॉडी कोर टेम्परेचर में, फॉर एग्जांपल 37 है, उससे
इंक्रीज किया कर ले बॉडी टेम्परेचर। तो या सिंपल यू भी कह सकते हैं हम कि व्हेन द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर एलिवेटेड इट इज नोन एज फीवर और पायरेक्सिया। अब ये बॉडी टेम्परेचर क्यों इंक्रीज हो जाता है, किसकी वजह से होता है और कौन करता है, रीजन क्या है, इसके वजूहात क्या है। सबसे पहला रीजन है सर्टन डिजीजेस ई.जी. मलेरिया एंड टाइफाइड। अगर किसी इंसान को मलेरिया है या टाइफाइड है तो उसकी वजह से उसमें क्या हो जाएगा, बॉडी हाइपोथैलेमस टेम्परेचर को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा और उसको फीवर महसूस होगी, फील होगी। जिस तरह आप लोगों ने मलेरिया में पढ़ा है कि इसमें बुखार होती है और साथ में टाइफाइड में भी बुखार होती है। सेकंड, पायरोजीन्स which is also known as toxin, हार्मफुल केमिकल्स जिसको हम कहते हैं, जहरीले जो बॉडी को नुकसान देते हैं, प्रोड्यूस्ड बाय पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म। फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया एटसेट्रा ने हमारे बॉडी पे अटैक किया है तो क्या रिलीज करते हैं, पायरोजीन्स रिलीज करते हैं जो केमिकल्स है, उसकी वजह से भी बॉडी टेम्परेचर क्या करता है, एलिवेट कर लेता है। नंबर थर्ड, केमिकल रिलीज बाय न्यूट्रोफिल्स। हमारे व्हाइट ब्लड सेल्स की एक टाइप है न्यूट्रोफिल्स, वो केमिकल रिलीज करते हैं और वो क्या करते हैं, इन पैथोजेंस को किल करने के लिए वो रिलीज करते हैं, उस वजह से भी बॉडी टेम्परेचर एलिवेट हो जाती है। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर एलिवेट होता है तो उसमें किसका रोल है, बेसिकली हाइपोथैलेमस का। उसकी कोई वजूहात होगी जिसकी बिना पे वो एलिवेट करता है बॉडी टेम्परेचर को। अब इसका फायदा क्या है, बेनिफिट्स क्या है फीवर का, किस तरह फंक्शन, स्टिमुलेट डिफेंस रिस्पॉन्सेस। जब बॉडी का टेम्परेचर एलिवेट हो जाए तो हमारा जो डिफेंस सिस्टम है या विच इज आल्सो नोन एज इम्यून सिस्टम, वो क्या हो जाता है, फौरन एक्टिवेट हो जाता है कि हाइपोथैलेमस ने बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज की है, कुछ ना कुछ फॉरेन पार्टिकल ने एंट्री की है, तो फौरन उस साइट पे अपने न्यूट्रोफिल्स, मैक्रोफेजेस एटसेट्रा जितने भी उसके पास डिफेंस सिस्टम के सेल्स है उसको एक्टिवेट कर लेते हैं। हेल्प्स द डिस्ट्रक्शन ऑफ पैथोजन, जिसकी वजह से हमारे बॉडी में जितने भी पैथोजन है वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। बेटा याद रखे कि फीवर हमारा इम्यून सिस्टम खुद कंट्रोल कर सकता है, इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। ये बुखार जो आ जाती है ये ड्यू टू सम रीजन अपना हाइपोथैलेमस क्या करता है, बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज कर देता है। उसका फायदा क्या होता है कि पैथोजेंस मर जाते हैं, उसको किल कर लेते हैं। और साथ में हम क्या करते हैं, बहुत ज्यादा टेबलेट भी यूज करते हैं। अगर आप टेबलेट यूज ना भी करें तो भी आपका इम्यून सिस्टम काम करेगा। पुराने जमाने में जब बुखार आती थी तो लोगों के पास न कोई टेबलेट होती थी, कुछ नहीं होती थी, लेकिन पैर भी वो ठीक होते थे। क्यों? क्योंकि उसका इम्यून सिस्टम में ये एबिलिटी है कि उसके साथ एंटीबॉडीज है, पुलिस ऑफ द बॉडी जिसको हम कहते हैं या आर्मी ऑफ द बॉडी, वो खुद फंक्शनलाइज होके उन फॉरेन एंटीजन को, उन बैक्टीरिया को, उन जरासीम को, उन पैथोजन को क्या करते हैं, किल कर लेते हैं। इसलिए हमारे पास इस फेवर के ये दो फायदे हैं कि एक तो डिफेंस रिस्पॉन्सेस एक्टिवेट हो जाते हैं, स्टिमुलेट हो जाते हैं और जितने भी पैथोजेंस है वो किल हो जाते हैं। नेक्स्ट बोर्ड पे हम इस चैप्टर के एमसीक्यूज करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, होम्योस्टेसिस के चैप्टर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हम करेंगे। उसमें सबसे पहला एमसीक्यूज है, शेप in water solute balance are managed primarily by। इसका मतलब क्या है कि जो वाटर सॉल्यूट बैलेंस बॉडी में मेंटेन की जाती है वो कौन से सिस्टम के थ्रू की जाती है। अल्फा में लिखा है या ऑप्शन ए में रिस्पायरेटरी सिस्टम, बी में लिखा है द यूरिनरी सिस्टम और सी में लिखा है एंडोक्राइन सिस्टम और डी में लिखा है द सर्कुलेटरी सिस्टम। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है द यूरिनरी सिस्टम। जिस तरह हमने इस पूरे चैप्टर में पढ़ा कि यूरिनरी सिस्टम क्या करता है, ऑस्मो रेगुलेशन करता है। तो ऑस्मो रेगुलेशन कैसे कहते हैं, वाटर एंड सॉल्यूट बैलेंस को। और हमने ये भी पढ़ा कि किडनी एज एन
ऑस्मो रेगुलेटरी ऑर्गन। तो उस स्टेटमेंट से ही हम एस एमसीक्यूज को हल कर सकते हैं। सेकेंड एमसीक्यूज है हमारे पास, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म फॉर वाटर लॉस फ्रॉम द बॉडी, कि सबसे इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म कौन सी है जिसके जरिए हम बॉडी से वाटर को रिमूव कर सकते हैं। तो हमने पढ़ा, सबसे पहला इसमें आता है एमसीक्यू, ऑप्शन नंबर 1 एक्सक्रीशन इन यूरिन, ऑप्शन बी स्नीजिंग, ऑप्शन सी स्वेटिंग एंड ऑप्शन डी एलिमिनेशन इन फीसेस। तो इसमें क्लियर कट है कि ऑप्शन ए एक्सक्रीशन इन यूरिन सबसे बेस्ट प्रोसेस है, तरीका है जिसके जरिए हम यूरिन को बॉडी से रिमूव कर सकते हैं, वाटर को बॉडी से रिमूव कर सकते हैं। द प्रोसेस नंबर 3, the process that normally exerts the greatest control over the water balance of an individual is। तो इसमें क्या आनी चाहिए, कौन सी प्रोसेस जिसके जरिए हमारी बॉडी ग्रेट कंट्रोल रखते हैं किस पे, बैलेंस ऑफ एन इंडिविजुअल पे। तो उसमें हमारे पास जो किडनी फंक्शन है उसके जरिए हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। और अगर इसको हम देखें, ऑप्शन ए जो है, ऑप्शन ए वहां पे अगर आप ऊपर देखें प्रोसेस लिखा है, और यहाँ पे ऑप्शन ए में स्वेटिंग दिया है, बी में किडनी फंक्शन दिया है, सी में इवापोरेशन थ्रू स्किन दिया है और डी में रिस्पायरेटरी लॉस दिया है। तो प्रोसेस कौन सा इंपॉर्टेंट है, अगर उसने सिस्टम का जिक्र किया होगा फिर तो किडनी आ सकता था, यूरिनरी सिस्टम आ सकता, लेकिन अभी प्रोसेस, तो सबसे अच्छा प्रोसेस जिसके जरिए हम वाटर को रिमूव कर सकते हो क्या है, स्वेटिंग है। नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट डिस्पोज ऑफ अ टाइप ऑफ वेस्ट डायरेक्टली टू द एनवायरमेंट। इस एमसीक्यूज का मतलब क्या है कि वो कौन सा तरीका नहीं है या वो कौन सा सिस्टम इन्वॉल्व नहीं है डायरेक्ट वेस्ट मटेरियल को बाहर डिस्पोज करने में। तो अगर आप देखें ऑप्शन ए में डाइजेस्टिव सिस्टम, इसमें तो फीसेस होते हैं, डायरेक्ट हम रिमूव करते हैं। बी रिस्पायरेटरी सिस्टम में हम एक्सहेलेशन करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर को रिमूव करते हैं। सी द सर्कुलेटरी सिस्टम, डी यूरिनरी सिस्टम में हम सॉल्यूट और वाटर को रिमूव करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, क्योंकि सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड सर्कुलेशन होती है हार्ट और लंग्स और किडनी के दरमियान, तो डायरेक्ट सर्कुलेटरी सिस्टम किसी चीज को डिस्पोज नहीं कर सकता। नंबर 5, द मोस्ट टॉक्सिक सब्सटेंसेस रूटीनली फाउंड इन द ब्लड आर मेटाबोलाइट्स ऑफ व्हाट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल। जो सबसे ज्यादा टॉक्सिक हो और जो ब्लड में भी मौजूद हो, वो कौन से मॉलिक्यूल से बने होंगे। ऑप्शन नंबर ए प्रोटीन, बी कार्बोहाइड्रेट, सी न्यूक्लिक एसिड एंड नंबर डी फैट्स। अगर अमाइनो एसिड होता तो सबसे बेस्ट ऑप्शन होता, क्योंकि अमाइनो एसिड से फौरन अमोनिया बनता है, NH2 कन्वर्टेड इनटू NH3, लेकिन अमाइनो एसिड नहीं है, तो ऑप्शन ए हमारे पास प्रोटीन है, वो करेक्ट आंसर है। नंबर 6, which of the following is the last structure that urine pass through during its excretion from body। यूरिनरी सिस्टम के कुछ ऑर्गन के नाम दिए हैं, कहते हैं कि सबसे लास्ट ऑर्गन कौन सा है जिसके थ्रू यूरिन बाहर जाते हैं बॉडी से। तो हमने मैकेनिज्म में पढ़ा है, ऑप्शन में ए में है डिस्टल ट्यूब्यूल, बी में है यूरेथ्रा, सी में है यूरिनरी ब्लैडर और डी में है यूरेटर। तो इसमें कौन सा ऑप्शन ठीक होगा, ऑप्शन नंबर बी यूरेथ्रा। क्या, यूरेथ्रा। नंबर 7, the process during which potassium and hydrogen ions and some toxic substances are put into urine is called। option A tubular secretion, B reabsorption, C filtration, D all of this। तो आप लोगों को पता है कि पोटाशियम और हाइड्रोजन आयन कब यूरिन में दिए जाते हैं। आप लोगों को पता है कि हमने फंक्शन ऑफ निफ्रॉन में 3 मैकेनिज्म पढ़े थे। सबसे पहला था ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन या अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, सेकंड हमने पढ़ा था व्हाट,
क्या पढ़ा था? सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन और थर्ड ट्यूबुलर सिक्रीशन। ट्यूबुलर सिक्रीशन में हमने पढ़ा था कि हाइड्रोजन और पोटेशियम जितने भी वो यूरिन को दिए जाते हैं ट्यूबुलर सिक्रीशन के दौरान। तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट है, ट्यूबुलर सिक्रीशन। नंबर 8, किडनी हेल्थ इज डिस्क्राइब्ड इन टर्म ऑफ। इसका मतलब है कि किडनी कितने % अच्छी है, अच्छी सेहत में है या वो बीमार है वो किडनी। तो इसमें ऑप्शन ए है द नंबर ऑफ किडनी स्टोन्स, कि उसमें नंबर ऑफ किडनी स्टोन कितने हैं। नंबर बी रेट ऑफ फिल्ट्रेशन, कि वो फिल्ट्रेशन कितना करता है, सही करता है। सी वाटर रिटेंशन एंड नंबर डी ब्लड क्लॉट। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है रेट ऑफ फिल्ट्रेशन। क्यों? अगर किडनी सही फिल्ट्रेशन करता है तो A1 है, अगर उसमें कुछ कमी बेशी आ रही है तो वो सही काम नहीं करेगा, और अगर फिल्ट्रेशन स्टॉप कर दे, निफ्रॉन डैमेज हो जाए, तब इसको हम कहेंगे किडनी फेल्योर। नंबर 9, why is there no glucose present in the distal tubules of nephron? पहले आता है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, दूसरा आता है लोब ऑफ हेनर, तीसरा आता है डिस्टल का। कहते हैं कि डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में ग्लूकोज क्यों नहीं होता? ऑप्शन ए इट्स मॉलिक्यूल आर टू लार्ज टू पास अक्रॉस द बेसमेंट मेम्ब्रेन। बी इट इज रिमूव्ड बाय ऑस्मोसिस फ्रॉम द ट्यूब्यूल। सी पैसिवली अब्जॉर्ब्ड बाय लोब ऑफ हेनल। डी एक्टिवली अब्जॉर्ब्ड बाय प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल सेल। तो आप लोगों को मैंने बताया था कि पीसीटी प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में 80% रीअब्जॉर्प्शन होता है, और उसमें स्पेसिफिकली कौन है? ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, हार्मोन्स, विटामिन। आपको अगर याद हो तो ये ऑप्शन नंबर डी ठीक है, एक्टिवली अब्जॉर्ब बाय द प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल सेल। नंबर 10, इन केस ऑफ ओवरहीटिंग द बॉडी टेम्परेचर इज रेगुलेटेड बाय। अगर ओवरहीटिंग हो जाए तो बॉडी किस तरह टेम्परेचर को रेगुलेट करेगा? ऑप्शन ए मोर स्वीटिंग एंड मोर यूरिनेशन। बी मोर स्वीटिंग एंड लेस यूरिनेशन। सी लेस स्वेटिंग एंड मोर यूरिनेशन। डी लेस स्वेटिंग एंड लेस यूरिनेशन। तो एस में जो करेक्ट ऑप्शन है वो है मोर स्वेटिंग एंड लेस यूरिनेशन। जब ओवर हीटिंग होगा तो उसकी वजह से हमारे बॉडी से पसीना ज्यादा निकलेगा, और जब पसीना ज्यादा निकलता है तो फिर यूरिन कम बनता है। नंबर 11, an animal that warms itself mainly by absorbing heat from its surrounding is A. Homeotham, B. Ectotham, C. Endotherm, D. None of them। तो आप लोगों को मैंने ये सारा क्लासिफिकेशन पढ़ाया था। तो नंबर ए होम्योथर्म, होम्योथर्म तो नहीं है। बी एक्टोथर्म कन्फर्म है। ठीक ऑप्शन कौन सा है? एक्टोथर्म। क्यों? क्योंकि वो ऑर्गेनिज्म जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट पे डिपेंड करते हैं, वहां से हीट लेते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? एक्टोथर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्टोथर्म, या ओल्ड क्लासिफिकेशन में उसको कहते हैं पाइकिलोथर्म या कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिज्म। तो डियर स्टूडेंट, हमारा चैप्टर नंबर 2 होमियोस्टेसिस कंप्लीट हो गया, इसके एमसीक्यूज भी हो गए। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट चैप्टर को डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज।